अगर अब मुझे कंप्लेन आई ना तो मैंने वो लिस्ट दे देनी है उनको और वो ग्रुप से रिमूव कर देगी मैनेजमेंट आपको, ठीक है ना, जो भी बच्चा है ऑनलाइन बैठा हुआ है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक्सप्रेस का ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमने सिंपल एक एपीआई कॉल की थी गेट की। ऐसे ही है ना, हमने मैनुअली तरीके से सारी की सारी फाइलें बनाई थी और फाइलें बना के उसको रन करके देखा था कि हमारे पास एपीआई चलती कैसे है। ठीक है, असल में ये जो पाथ लिखते हैं ना हम, जो फर्स्ट पैरामीटर होते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है ऐप डॉट गेट एक फंक्शन है। ठीक है, अब इसके आगे फर्स्ट पैरामीटर होता है इसका पाथ, मीन्स के एपीआई का पाथ, और सेकंड पैरामीटर्स के अंदर हमें उसको मिल रहे होते हैं उसके एक्शंस। ठीक है, जैसे कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो ये करली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर उसकी पूरी की पूरी बॉडी होती है फंक्शन की। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ जब भी एपीआई कॉल करेगी तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी वर्क करेगी। समझ आई ना फंक्शन की सबको समझ आया ना ऐसे। ठीक है, आज हमने क्या करना है, आज हमने ना इसको एक्सप्रेस जनरेटर से एप्लीकेशन को जनरेट करना है। बनी बनाई चीज़ें उसके अंदर आपको मिलेगी, जैसे रिएक्ट के अंदर मिलती हैं एप्लीकेशंस, ऐप डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल, पब्लिक की फ़ाइल, सारी चीज़ें मिलती हैं ना, नोड मॉड्यूल वगैरह। ऐसे ही हमें एक्सप्रेस जनरेटर के अंदर भी सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, गाइड के अंदर चलते हैं, एक्सप्रेस जनरेटर। ये देखो हमारे पास ना एक्सप्रेस जनरेटर की एक कमांड है, एनपीएक्स एक्सप्रेस जनरेटर। ये क्या करेगा, ये आपको पूरी की पूरी ना एक एप्लीकेशन बना के दे देगा, जिसके अंदर ऐप डॉट जेएस होगी, बिन की फाइल होगी, पैकेट डॉट जेसन, बिन भी नहीं हमें चाहिए, पब्लिक की फाइल भी नहीं हमें चाहिए, ना हमें स्टाइल्स हैं, ना हमारे ईमेल टेम्पलेट्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे पास। राउट्स चाहिए हमें, व्यू भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है ना, तो हमें ये सारा का सारा वो स्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा, जिसमें ऐप की फाइल होगी, बिन होगा। ठीक है, और हमारे पास जो है वो पैकेट डॉट जेसन की फाइल, पब्लिक की फाइल होगी, फोल्डर होगा जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद राउट्स होंगे, यूज़र राउट्स, इंडेक्स डॉट जे एस मतलब मेन राउट्स। उसके बाद व्यू जे एस के अंदर जैसे एरर्स वगैरह कोई थ्रो करवाने हैं, कोई आप लोगों ने कोई एरर हैंडलिंग वगैरह, या फिर ईमेल टेम्पलेट्स वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ जो बैकेंड से ट्रिगर करवानी है वो आप व्यू में रखवाते हो। ठीक है, तो सिंपल मैं इधर आऊँगा, मैं एक्सप्रेस जनरेटर को कॉपी करता हूँ, और मैं ये जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट लिखा था ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रहा। ठीक है, ओके, तो मैं इसको करता हूँ npx क्रिएट। कंटिन्यू, यस। ठीक है, तो देखो हमारे पास ना हमारी एप्लीकेशन जो है वो टोटली इंस्टॉल हो गई है, जिसके अंदर मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। हमारे पास ऐप डॉट जेएस पड़ी है, बिन की फाइल पड़ी है, पैकेट डॉट जेसन पड़ी है, पब्लिक राउट्स और बिन की फाइल पड़ी है। ये देखो सबको नज़र आ रहा है ना, ये लास्ट पे ऐप डॉट जेएस। अगर हम फोल्डर्स में देखें तो फोल्डर्स में भी हम देख लेते हैं इसको। ये देखो, ये सारे के सारे आपके फोल्डर्स हैं। ठीक है, ऐप डॉट जेएस, बिन, पैकेट डॉट जेसन, पब्लिक फाइल, राउट्स और व्यू जेएस। ठीक है, ये हमारे पास किससे क्रिएट हुए हैं, एनपीएक्स एक्सप्रेस जनरेटर से। ठीक है, जैसे कि हम एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं ना, ऐसे ही ये एक्सप्रेस जनरेटर है जो एनपीएक्स के साथ हम क्रिएट करते हैं। डन है, ये देखो अब मैं करता हूँ
अब मैं इसको करता हूँ कर्सर, कर्सर ओपन ही है शायद या नहीं, नहीं डन है। देखो हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन रन हो रही है, जिसके अंदर मैंने कहा था हमारे पास एक ही फाइल है मेन, जो कि ऐप डॉट जे एस है। अब उसके अंदर उसके उन्होंने अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास है क्रिएट एरर्स, अभी हमें एरर्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेस हम इंपोर्ट की हुई है, पाथ इंपोर्ट किया हुआ है, कुकीज़ हमें नहीं चाहिए, लॉगर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि मोरबोन वगैरह ये कुकीज़ हमारे पास क्यों यूज़ होते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट के अंदर तब हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है इंडेक्स के राउट्स हैं, यूज़र्स के राउट हैं, राउट्स किधर से आ रहे हैं, ये हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ऐप को लिसन करवाया हमने एक वेरिएबल के अंदर, सेट व्यू करवाया है, उसके बाद इंजन वगैरह ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये एक्सप्रेस देखो, ये ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन क्या कर रहा है, ये हमारी वो में कन्वर्ट करके वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, फिर वेरिएबल को प्रिंट कर बेसिकली अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को बता रहे होते हैं कि हम आपका जो डाटा है ना वो चेंज कर रहे हैं, उसकी टाइप चेंज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने उसे बताना है कि आपके पास जो जो डाटा आ रहा है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा डाटा गेट करेगा, सिर्फ जिसके अंदर डाटा ये सिर्फ और सिर्फ गेट कर रहा है, मीन्स के गेट की एपीआई, पोस्ट की एपीआई में डाटा नहीं लेगा, ये बॉडी के अंदर ये नहीं लेगा, क्योंकि इसे पता ही नहीं है जेसन कौन होता है। जो डाटा आएगा वो जेसन की फॉर्म में भेजते हैं ना हम फ्रंट एंड साइड से। ऐसे ही है ना, लोकल स्टोरेज में भी सेव कराना हो तो हम जेसन रो स्ट्रिंगीफाई करके स्टोर करवाते हैं। ऐसे ही जब बैकएंड से फ्रंट एंड की तरफ डाटा भेजना हो, सॉरी फ्रंट एंड से बैकएंड की तरफ डाटा भेजना होता है ना, तो हम उसको जेसन में पहले चेंज करते हैं। हम ना उसको पहले जेसन में चेंज करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाते हैं। इसी तरीके से फ्रंट एंड में जब हम काम कर रहे होते हैं तो फ्रंट एंड साइड के अंदर हम सारा का सारा डाटा जो है वो बॉडी के अंदर जेसन की सूरत में रख के एपीआई में भेजते हैं। ठीक है, हम इसकी ना लाइव एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको सही समझ आएगी। ये देखो, ये गेट रिसोर्स, ये गेट की एपीआई कॉल हो रही है, इसमें देखो ये पाथ हम हिट करेंगे। ऐसा ही पाथ हमारे पास भी क्रिएट होगा बैकएंड पे कि भाईजान HTTPS हमारी डोमेन डोमेन या फिर लोकल होस्ट, हम लोकल होस्ट पे भी काम कर रहे हैं ना, तो हम लोकल होस्ट लिखेंगे, और आगे हम लिखेंगे मतलब यहाँ यहाँ तक हमारी लोकल होस्ट होगी, और आगे हमारा होगा यूज़र स्लैश क्रिएट यूज़र, यूज़र स्लैश गेट यूज़र्स। ये पूरा एपीआई का पाथ बनेगा जो कि हिट होगा और बैकएंड पे सर्वर को ट्रिगर करेगा, एक स्पेसिफिक सर्वर को ट्रिगर करके डाटा ले आएगा। सेम लिसनिंग ऑल रिसोर्सेज, क्रिएटिंग। अब देखो डाटा किस में भेज रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले देखो एपीआई, पोस्ट की एपीआई है, मेथड कौन सा है, पोस्ट। ठीक है, बताया हुआ प्रॉपर इसको, इसके अंदर नहीं बताया हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट गेट होता है हमारे पास, ब्राउजर को जब हम हिट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट गेट की एपीआई कॉल होती है ना। इसी तरीके से देखो मेथड कौन सा है, पोस्ट, कि भाई जान डाटा जो है हम पोस्ट कर रहे हैं। बॉडी के अंदर डाटा देखो कैसे भेज रहे हैं, बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, डेटा स्ट्रिंगीफाई करके डाटा भेजा। अब जब तक बैकएंड को पता ही नहीं होगा कि मेरे पास एक जेसन डाटा ने आना है, तो मुझे बताओ वो गेट कर सकेगा। इस वजह से हम उसको बताते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन, एक्सप्रेस ऐप डॉट यूज, मतलब हमारी एप्लीकेशन ऐप ऐप पता क्या है, ऐप हमारे पास वही एक्सप्रेस है। ठीक है, अब एक्सप्रेस क्या करती है, एक्सप्रेस यूज कर रही है एक्सप्रेस जेसन को। ठीक है, मतलब एक टाइप है उसको यूज कर रही है कि भाई जब भी डाटा आएगा इसको फौरन पता चल जाएगा कि मेरे पास जेसन का डाटा भी है जो कि मैं रीड कर सकती हूँ, मेरे पास आ गया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ ये देखो, ये एप्लीकेशन, ये उसके लिए हमारे पास एरर एरर हैंडलिंग के लिए हमें एरर हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं है अभी। अब एरर हैंडलिंग अपने अपने एंड से इसको रखेंगे। डन है। ऐप डॉट यूज़ आगे से फंक्शन को कॉल करवाया हुआ है और वो देख रहा है कि हमारे पास जो है वो अगर ई एन वी एक इन्वायरमेंट होता है, वो भी आपको बताऊंगा जब हम इसके ऊपर प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, एपीआई को हिट करके देख लेंगे। फिर इसके बाद ई एन वी का मैं बताऊंगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ना रन करता हूँ। तो रन करने के लिए मैं देखूंगा सबसे पहले कि मेरे पास क्या है, npm स्टार्ट। npm क्या है, स्टार्ट। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ, मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट, तो एरर देगा ये। वो कहेगा कि नोड ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसमें नोड मॉड्यूल है नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले npm क्या करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल। तो देखना इधर मेरे पास ना वो नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर बन जाएगा। पैकेट डॉट लॉग की फाइल आ गई और नोड मॉड्यूल भी आ गया। अब मैं इसको करता हूँ npm मेरे पास जो है सर्वर वो रन हो गया हुआ है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये कौन सी पोर्ट पे इसको रन कर रहा है। 3000, क्योंकि हमारे पास ई है ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये किस पे चल रहा है, पोर्ट कौन सी है, 3000। तो मैं अब इसको ना रन करता हूँ दोबारा से, और मैं जाके अपनी पोर्ट पे चेक करता हूँ, लोकल होस्ट 3000, नो डिफॉल्ट इंजन एज स्पेसिफिक, नो एक्सटेंशन वाज प्रोवाइडेड। जस्ट अ सेकेंड। आ गई मेरे पास एप्लीकेशन। ठीक है, असल में पता है क्या है, वो इंजन यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं, तो मैंने ना एप्लीकेशन से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अभी इसको सेट करते हैं, वो भी सही हो जाएगा। हमें बस दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है बस। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, सिर्फ और सिर्फ हमें जो इसमें से चीज़ें चाहिए ना, वो ये दो ही चीज़ें हैं बस। ऐप डॉट यूज़ स्लैश इंडेक्स पे रेंडर हो रहे हैं, और ऐप डॉट यूज़ यूज़र्स यूज़र पे होंगे। मतलब इसका बेस यूआरएल क्या है, यूज़र। और हम इसको हिट करते हैं, चेक करते हैं, तो यूज़र स्लैश अगर करेंगे तो गेट की एपीआई कॉल हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो करके देखें, रिस्पॉन्स विद द रिसोर्स करके देखते हैं। स्लैश यूज़र्स, वो देखो आ गया, यूज़र का डाटा आ गया ना। स्लैश पे क्या था हमारे पास, ऐप के अंदर चलते हैं तो स्लैश के अंदर इंडेक्स राउट्स ये चल रहा था हमारे पास, टाइटल चल रहा था एक्सप्रेस का, और साथ में हमारे पास इंडेक्स आ रहा था। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं हम। फर्ज करो मैं ना इधर कंसोल करवाता हूँ कुछ, मैं पहले ना एप्लीकेशन को रन करता हूँ। npm स्टार्ट, मैंने npm स्टार्ट करके एप्लीकेशन को रन किया, तो एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक रन हो रही है। लेकिन अब मैं कहता हूँ एप्लीकेशन में मैं आता हूँ और मैं ना इधर कंसोल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी कॉलिंग। ठीक है, अब ये कॉलिंग इधर आना चाहिए हमारे पास जब भी मेरी एप्लीकेशन रन होगी। तो मैं इसको चलाता हूँ, तो इधर कॉलिंग नहीं आ रहा। उसकी रीज़न पता है क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो ऐप हमारी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट है कब तक,
जब तक मैंने लास्ट टाइम कंट्रोल एस करके इसको npm स्टार्ट किया था, तब तक का पता है मेरे पास ये चीज़ें थी। मतलब कि इसको ये नहीं पता कि मेरे पास अभी कंसोल भी आ गया हुआ। जब मैं इसको बंद करके दोबारा से चलाऊंगा ना, तो क्या करेगा, ये दोबारा से हमारे पास फाइल को चलाएगा। और देखो कॉलिंग आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार ना इसको npm स्टार्ट ना करना पड़े, बार बार चीज़ें बंद ना करनी पड़े। तो मैं ना इसके लिए ना कोई एक्सटेंशन रखता हूँ। तो इसके लिए एक एक्सटेंशन होती है जिसको कहते हैं नोड मोन। क्या कहते हैं? नोड मोन। अभी तक आप लोगों ने सिंपल पता है क्या करना है? अभी तक आप लोगों ने npx क्रिएट एक्सप्रेस जनरेटर एप्लीकेशन क्रिएट करनी है और npm स्टार्ट कर देना है बस। आपके पास एप्लीकेशन रन हो जाएगी npm आई करके npm स्टार्ट, बैकएंड का सर्वर आपके पास क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हम एक एक्सटेंशन रखें, जब भी हम कंट्रोल एस करें हमारा जो बैकएंड का सर्वर है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, दोबारा से रिकॉल कर दे हमारी सारी चीज़ों को। ठीक है। तो अभी देखो मैं इधर आके कंट्रोल एस करता हूँ, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैसे एक ही दफ़ा कॉलिंग चली हुई है। तो मैं इधर आता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ नोड मोन। ये रहा। ये रहा नोड मोन। अब नोटबोन का आप लोगों ने पता है क्या करना है? सिंपल इसको इंस्टॉल करने से पहले ना एक दफ़ा ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंट है इसका, ये इतना सा, ये सारा का सारा आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये वही चीज़ है जो मैंने बताई है, लेकिन आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, एक दफ़ा इधर से पढ़ लोगे तो। इसका मैं लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ आप सबको। ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अपने सर्वर में आता हूँ। तो देखो अभी मैं पैकेज डॉट जेसन में जाता हूँ तो मेरे पास डिपेंडेंसी के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई नोडमोन जैसी। ठीक है। मैं इसको दोबारा से करता हूँ इंस्टॉल, npm आई नोडमोन। तो मेरे पास ये क्या हुआ, इंस्टॉल हो गया। मेरे पास इधर डिपेंडेंसी के अंदर भी नोडमोन आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे बताओ अब हो जाना चाहिए ना, ये सारा ऑटोमेटिकली रीलोड होना चाहिए ना? किस किस को लगता है कि ऑटोमेटिकली चलना चाहिए जब भी कंट्रोल एस करें? हाथ खड़ा करो ज़रा, बताओ। रिएक्ट के अंदर मैं ऐसे ही करते थे ना, इंस्टॉल कर लेते थे और इसको यूज़ कर लेते थे। ठीक है ना? तो मुझे बताओ ये चलना चाहिए या नहीं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। चलना चाहिए, ताकि बंदे तो पक्के हो ना। बताओ, चलना चाहिए। ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, npm स्टार्ट। अब इसको चेक करते हैं कंट्रोल एस। तो ये नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसे इंस्टॉल किया, इसे यूज़ नहीं किया, यूज़ नहीं किया। ठीक है। हमने सिंपल जहाँ पे ये नोड लिखा हुआ है ना, वहाँ पर हमने क्या करना है, नोड मोन। क्योंकि पहले नोड चल रहा है ना, नोड चल रहा है। हमने क्या किया था जब पहली npm वो किया था मैनुअली, जब एक फाइलें बनाई थी, तो मैं क्या करता था, नोड आगे मैं लिखता था इंडेक्स डॉट जे खुद लिखता था, फिर वो एप्लीकेशन रन होती थी ना, फाइल रन होती थी। जब भी आप लोगों ने जे की कोई फाइल रन करनी हो ना, तो नोड आगे उसके फाइल का नाम दोगे ना, तो वो रन हो जाएगी। ये हमारे पास जो ये एक्सटेंशन है ना प्ले की, रन कोड, ये सेम यही काम करती है। नोड और इसकी आपकी फाइल का नाम फैच करके उसको रन कर देती है। ठीक है। तो अभी देखो हम सारा काम किससे करवा रहे हैं, पैकेट डॉट जेसन से। तो मैं इधर आऊँगा, मैं इधर लिख दूंगा नोड मोन। ठीक है। और अब मैं वापस चलता हूँ। अब देखो क्या चला, नोड मोन। अब ये नोड मोन चल रहा है, स्टार्टिंग उसने क्या कर दिया, नोड को कर दिया। ये वही हमारा बिन नोड डब्ल्यू की फाइल जिसके अंदर वो पोर्ट वगैरह लिसन हो रही है हमारी सारी। अब मैं आता हूँ, अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। देखो जितनी दफ़ा मैं कंट्रोल एस करूँगा उतनी दफ़ा हमारे पास हमारा सर्वर चलेगा, जैसे रिएक्ट करती थी। रिएक्ट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं। फिर एक दफ़ा कंट्रोल एस करूँगा, फिर चल गया।
एक दफ़ा चला, कंट्रोल एस, फिर चल गया। मतलब कि अब हमारे पास वो बार बार जो हम रीलोड कर रहे होते हैं, बार बार आके एप्लीकेशन को किल करके दोबारा स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गई है। ठीक है ना? ओके, डन है। अब हमारे पास क्या क्या है फ्रंट एंड साइड पे। कोई बच्चा एक फ्रंट एंड साइड का प्रोजेक्ट ओपन कर लो, तो उसमें बताओ मुझे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट्स, और क्या था? सब्जेक्ट, स्टेप बाय स्टेप था ना। सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, टीचर टीचर्स के बाद लेक्चर आते हैं ना। टीचर्स, लेक्चर्स, फिर एग्जाम्स। ठीक है, तो सेम हम भी इधर ऐसे ही करेंगे अपने ना। ये जो गैर ज़रूरी हमारे पास राउट्स है ना, इंडेक्स के और यूज़र के, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर टीचर्स, स्टूडेंट, सब्जेक्ट्स और उसके राउट वो बनाएंगे अपने राउट्स। ठीक है, तो आज मैंने आपको जब कल बताया था कि हमने जब भी कोई भी चीज़ क्रिएशन करनी है ना बैकएंड पे, तो हमने मॉडल से स्टार्ट करना है। पहले मॉडल क्रिएट होगा, फिर कंट्रोलर क्रिएट होगा, फिर उसके राउट्स होंगे, फिर वो कॉल होगा ऐप के अंदर। ठीक है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन में कोई एपीआई हिट करते हैं तो क्या होता है, पहले ऐप डॉट जेएस चलती है, फिर हमारे पास कंट्रोलर राउट्स चलते हैं, फिर कंट्रोलर और फिर मॉडल। मतलब कि क्योंकि डाटा स्टोर होना होता है मॉडल के अंदर जाके। ठीक है, वो पहले एप्लीकेशन खुद चेक करती है कि ये बंदा ठीक है, इसको जाने देना चाहिए या नहीं। वो ठीक है, बंदा ठीक है, जाने दो। कंट्रोलर क्या चेक करता है, और फिर उसके बाद पाथ आ जाते हैं, पाथ देखते हैं करेक्ट है, अगर करेक्ट है तो कंट्रोलर कॉल होता है। कंट्रोलर देखता है कि मेरे पास डाटा जो है वो वैलिड है, अगर डाटा वैलिड है तो क्या करो, मॉडल में भेज दो। मॉडल फिर क्या देखेगा, मॉडल देखेगा कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। मतलब अगर मैंने कहा था कि ईमेल जो है वो रिक्वायर्ड है, तो अगर नहीं आ रही तो क्या होगा, वो उधर आपको एरर भेज देगा। स्टेप्स देख रहे हो ना? ओके, तो जब भी आप एपीआई कॉल करो और आपको मॉडल से जो है ना वो एरर आए ना, तो इसका मतलब समझ जाना, ना तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर इशू है, ना आपके राउट्स में इशू है, ना आपके कंट्रोलर में इशू है। आपका इशू किधर है? मॉडल में। अगर आपका कंट्रोलर में इशू आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ना आपकी एप्लीकेशन में इशू है, ना राउट्स में, आपका कंट्रोलर में इशू है। मॉडल में अभी बात ही नहीं गई अभी। ठीक है ना? अब हम ना मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से इसका फोल्डर बनाएंगे, जैसे कि ये राउट्स का बना हुआ है सेम। मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, मॉडल्स। ठीक है, मैंने मॉडल ओपन किया। अब इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट डॉट जेएस, और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डॉट जेएस, क्योंकि सिंगल है ना, मॉडल सिंगल को क्रिएट करता है हमेशा। उसके बाद टीचर्स, टीचर डॉट जेएस, लेक्चर डॉट जेएस, एग्जाम डॉट जेएस। हमारे पास मॉडल सबके आगे। अब हम मॉडल किसका क्रिएट करेंगे? मैं सबसे पहले सब्जेक्ट का मॉडल क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो देखो, अगर देखो मैंने आपको ना इधर बता दिया कि भाईजान इस तरीके से ना हम मॉडल जनरेट करते हैं, इस तरीके से चीज़ें क्रिएट करते हैं। आपको ज़ाहिर सी बात है याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। अब आपको तरीका पता है कि सबसे पहले मॉडल क्रिएट करना है, फिर उसके बाद कंट्रोलर, फिर उसके बाद राउट्स, और फिर ऐप डॉट जे एस में उसको कॉल करवाना है। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करो मैं एक बच्चा हूँ और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसका तरीका पता है कि मैंने मॉडल बनाना है। सबसे पहले किसका मॉडल? सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट का मॉडल बनाना है मैंने। ठीक है, तो मैं ये सर्च नहीं कर सकता हाउ टू क्रिएट सब्जेक्ट मॉडल, या हाउ टू क्रिएट मोंगोज मॉडल, या हाउ टू क्रिएट मॉडल इन नोट जेएस। नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। आप लोग का दिमाग ऐसा तो नहीं है ना कि छोटी से छोटी चीज़ याद रखे, तरीका याद रखेगा ना उसका। ऐसे ही है ना? तो और ऊपर से सर्चिंग करने से फ़ायदा पता है क्या होता है? जब भी आप ऐसे सर्च करते हो ना, हर दफ़ा आपको हर दफ़ा एक नया तरीका पता चलता है, नई से नई चीज़ आती है, क्योंकि हर दिन मार्केट अपडेट हो रही होती है। ठीक है, अगर आप एक दफ़ा सीख लोगे, रटल गा लिया, और आप हर दफ़ा उससे ही क्रिएट करी जा रहे हो, आप नई फीचर से आगाह ही नहीं होगे। ठीक है ना? तो मैं इधर लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट
model in Node.js with Express using Mongo। तो ये लो, उसने आपको पूरा तरीका बता दिया। ये इस तरीके से मॉडल क्रिएट होता है। वो कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले आपने मोंगोज इंस्टॉल करना है। हम क्या करेंगे, मोंगोज को इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास मोंगोज इंस्टॉल होगी, मैं इसको चेक करता हूँ। तो ये मेरे पास मोंगोज पड़ी हुई है मेरी डिपेंडेंसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने app.js के अंदर जाके अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस के हमारे पास जो मोंगो डीबी होगी, जिसके अंदर वो टेबल क्रिएट होना है। असल में जो हम स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, डेटाबेस में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डेटाबेस अपनी एप्लीकेशन को बतानी पड़ेगी कि आपके पास मोंगो की ये डेटाबेस आ गई हुई है, इसको आपने अभी यूज़ करना है, ठीक है ना। ओके, तो सिंपल मैं ये इसे कॉपी करूँगा। सॉरी, आप लोगों ने ना अपने लैपटॉप्स के अंदर ना मोंगो डीबी इंस्टॉल कर लेनी है, मोंगो डीबी कंपस। ये रहा, सिंपल है। आप लोग जैसे वो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही बिल्कुल ये आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए है। ये रहा कंपस, आपने इसके में से इसको इंस्टॉल कर लेना है। अपना वर्जन वगैरह ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट करके रखेगा, विंडो है या कौन सी है। तो आपने बस इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। ये ये आपकी डेटाबेस है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आप लोगों ने लोकल के साथ चलना है तो लोकल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, ये न्यू कनेक्शन है, ये आपने अपना पाथ उठाना है और पाथ उठा के जाके इसको लगा देना है और ये आपकी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूँ, आप अपने ना क्लस्टर वगैरह इंस्टॉल वो कर ले, क्रिएट कर लेना, ठीक है। क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। सर्च करो हाउ टू क्रिएट क्लस्टर इन मोंगोडीबी। मोंगोडीबी अल्टस। तो ये देखो, वो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप गाइड बता देगा। वो कहेगा सबसे पहले आप लॉगिन करो इस पाथ पे जाके, लॉगिन करने के बाद करो क्रिएट पे, ठीक है। और फिर चूज़ योर क्लस्टर टाइप, मतलब डेडिकेटेड फ्लैक्स या शेड। तो आप लोग करेंगे फ्लैक्स मीन्स के जो फ्री होगी, ज़ीरो 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 पैसों की होगी, और 5 MB शायद आपको उसमें डाटा मिलेगा, ठीक है। और वो ख़त्म नहीं होता। इसी तरीके से व्हेन यू प्रोवाइड रीजन, अपना रीजन उसे प्रोवाइड करोगे कि कौन से रीजन में आपने इसको यूज़ करना है। मतलब आप ये रीजन यूज़ करोगे मुंबई, इंडिया का मुंबई चूज़ करोगे, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली वैसे सिलेक्ट होता है। और क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक कर दोगे, क्लस्टर का नाम दोगे और आपका क्लस्टर क्रिएट, ठीक है। जैसे ही आप क्लस्टर क्रिएट करोगे ना, तो आपके पास ना वो एक पाथ देगा आपको, ठीक है। जो पाथ आपने उठाना है और यहाँ पे आके मैं आपको पाथ दिखाता हूँ। यहाँ पे आके आपने करना है ऐसे, वो पाथ क्रिएट पेस्ट कर देना है। ये आपका पाथ होगा जिसके अंदर आपका पासवर्ड भी होगा, आपका यूज़र नेम भी होगा, ठीक है। वो क्रिएट करते हुए आपको 2 फील्ड होगी, एक पासवर्ड की और एक यूज़र नेम की, वो आपने याद रखनी है बस। और अपना वो ना जो है वो यूआरएल कॉपी कर लेना है और इसको इस तरीके से आपने मोंगोडीबी के साथ जाके कनेक्ट कर लेना है। फिर आपको पता चल रहा होगा एक्टिविटीज़ का कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो अभी मैं वापस आता हूँ इधर, तो मैं मोंगोज को कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले ये लो, मैं ये फंक्शन को कॉपी किया, ये रहा मेरे पास, एप्लीकेशन में आया,
और इधर आगे मैं एप्लीकेशन के अंदर लिख दूंगा मोंगोस कनेक्टेड, और आगे मैं कर दूंगा मतलब सिंपल, इसमें मैं वो अपना पाथ पेस्ट कर दूंगा सिंपल। अभी देखो वो कह रहा है मोंगोस इज नॉट डिफाइन, क्योंकि मोंगोस को हमने डिफाइन नहीं किया हुआ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्लस्टर आ गया। अब इसके अंदर मैंने काम किसके ऊपर करना है, आपके बैच का नाम क्या है, हम कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, हाँ स्टूडेंट मैनेजमेंट, कोई भी है इस तरीके, मतलब एक एप्लीकेशन क्रड बेस है ना, तो हम लिख देते हैं क्रड। ठीक है, आगे मैं लिख देता हूँ 107 108 109। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ, मोंगोस को मैं इंस्टॉल ऊपर से इंपोर्ट करता हूँ। ये आ गया मेरे पास मोंगो, ये रहा मोंगो। ठीक है, लेकिन हम वैसे ही इसको इंपोर्ट करेंगे जैसे कि अब देखो वो कनेक्टेड की उसने मुझे दे भी दिया है कि कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। ठीक है, मेरा जो मोंगो डीबी है उसके साथ मैं कनेक्ट हो गया हूँ। मैं अपने क्लस्टर में जाकर देखूंगा ना, तो वो मेरे साथ मुझे शो करवा रहा होगा, ये देखना। अभी इसमें नहीं ना आपका वो आ रहा 107 108 109 ना आ रहा। मैं इसको रीलोड करता हूँ। क्योंकि हमने अभी तक ना कोई एपीआई नहीं हिट की, इस वजह से हमारे पास उधर शो नहीं हो रहा। मैं एपीआई हिट करता हूँ उसके बाद। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा हमारे पास यूजर का स्कीमा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके ये मेरे पास इधर आ गया। मैं इसमें सब्जेक्ट में पेस्ट कर दूंगा। मोंगो से क्या आ रहा है मेरे पास, मोंगोस डॉट स्कीमा, स्कीमा के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र नेम ईमेल एज और क्रिएटेड ऐड। ठीक है, तो मैं इसका नेम चेंज करूँगा, मैं इसका करूँगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्कीमा। ठीक है, सब्जेक्ट स्कीमा के नाम से मैंने इसका नाम बनाया। मुझे कोई देख के बताओ जरा सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट नेम और क्या था, लेवल, ऐसे ही है ना, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड ऐड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, स्कीमा क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ना टाइम स्टैम्प ऐड करने के लिए ना, इधर मैं एक ऐड करूंगा, उधर लिख दूंगा टाइम स्टैम्प। बल्कि भी रहने दो इसको, क्रिएटेड ऐड के साथ ही चलते हैं। डन है। तो देखो मेरे पास आ गया नेम, मेरे पास आ गया लेवल, लेवल मेरे पास यूनिक नहीं है, डिस्क्रिप्शन की टाइप है स्ट्रिंग, और ये भी क्या है, ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू है इसका। मेरे पास सब्जेक्ट का स्कीमा क्रिएट हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, क्रिएट कंट्रोलर। ठीक है, अब कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और इसको चेक करते हैं। अब सेम एज इट इज़ मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, कंट्रोलर डॉट सॉरी कंट्रोलर्स। अब इसके अंदर मैंने कौन सा कंट्रोलर बनाना है, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। डन है, मेरे पास सब्जेक्ट का कंट्रोलर बन गया। अब देखो, अब फर्ज करो मुझे कंट्रोलर बनाना नहीं आता,
मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं फिर से क्या जाके सर्च करूँगा, बिल्कुल, हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर इन Node.js यूजिंग Express.js, ठीक है, सेम, हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर इन Node.js। तो ये लो, क्रिएट कंट्रोलर डायरेक्टली, जैसे हमने एप्लीकेशन का उसका फोल्डर नाम बनाया, फिर उसके अंदर फाइल का नाम बनाया यूज़र कंट्रोलर, इधर हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट कंट्रोलर डॉट JS, और इसके अंदर हमने ये कंट्रोलर बना दिया। मतलब हम छोटे छोटे फंक्शंस बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, बस सिंपल हमारे पास ये कंट्रोलर है, और इसके अलावा कोई कोई काम नहीं होता कंट्रोलर का, ठीक है। तो ये देखो उसने कौन कौन सा कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ इधर। सबसे पहले इधर कंट्रोलर है जी अवेट यूजर डॉट फाइंड, मतलब के गेट का, सेम नीचे आते हैं न्यू यूज़र, मतलब के क्रिएशन का, नीचे आते हैं तो ये है यूज़र का, बल्कि दो ही हैं बस। हाँ, और देखो नीचे उसने अपनी राउट्स के साथ उसको कनेक्ट किया, और उस राउट को जाके हमारे पास ऐप डॉट JS के अंदर उसे कॉल करवा दिया, ठीक है। अभी हम भी ऐसे फंक्शन बना लें, कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बनाते हैं। ये रखा मेरे पास कंट्रोलर, अदर मैंने फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम मैं क्या रखता हूँ, क्रिएट, क्रिएट रखें या फिर अभी गेट की रखें, क्योंकि अभी फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट तो किया नहीं है, गेट की रखते हैं, गेट ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसको मैं करूँगा कॉल बैक फंक्शन दिस, ठीक है, और मैं इसको एसिंग बना दूंगा, बल्कि भी एसिंग बना ही देते हैं, ठीक है। और मैं इसके अंदर कॉल करवाऊंगा कंसोल गेट ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये मैंने बना दिया कंट्रोलर। अब आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज़ देखनी है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करना है। इंपोर्ट देखा ना आप लोगों ने, कैसे रिकरिंग करके हम रिक्वायर करके हम इंपोर्ट करते हैं, ये देखो रिक्वायर करके, और इसमें देखना है एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो एक्सपोर्ट का बड़ा छोटा सा एक तरीका है, एक्सपोर्ट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल नेम, ठीक है। तो हम अगर जाते हैं राउट्स के अंदर, यूजर राउट, तो देखो मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउट, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसका नाम। तो सेम इधर आते हैं, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू गेट ऑल सब्जेक्ट्स, क्या, हाँ, जहाँ भी जो भी फंक्शन बनाते जाएंगे उसको नीचे एक्सपोर्ट करी जाओगे, ठीक है ना। नहीं नहीं, ये एक्सपोर्ट आपके फंक्शंस के लिए, कि आपका जो फंक्शन है ना वो इस फाइल से बाहर भी कहीं पे गेट हो सकता है, समझ आई। जैसे सर ये रिएक्ट के फ्रंट अंदर, एंड की तरह ही है ना, जैसे जब तक हम जो है ना एक्सपोर्ट ना करें वो इंपोर्ट नहीं कर सकते दूसरी फाइल में। बिल्कुल, जब तक कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो फाइल से बाहर नहीं जाएगी, एक्सेस ही नहीं देगा उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास है गेट ऑल सब्जेक्ट्स। अब मैं इसको किस में कॉल करूंगा, अपने राउट्स के अंदर। तो राउट्स अभी मेरे पास क्रिएट नहीं है, इसका नाम ही मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ सब्जेक्ट्स, एंटर करता हूँ, यस, सारी जगह चेंज कर दो इसको, ठीक है, सब्जेक्ट्स। और मेरे पास क्या होगा, डन है, इसका रिस्पॉन्स वगैरह आ गया। अब मैं क्या करूँगा, गेट स्लैश पे मैं गेट ही करवाऊँगा, और इधर मैं एक जो है ना वो लिखूँगा राउट कॉलिंग सक्सेसफुली, ठीक है। और इस राउट को मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, इस इधर भी मैंने वो जो है ना, ये देखो यूज़र आउट की जगह कौन से आ गए हैं, सब्जेक्ट्स, इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा सब्जेक्ट्स राउट, ठीक है। और नीचे मैं इसको इधर कॉल करवा दूंगा, और इधर मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट्स, समझ आई। अब इसको कॉल करवाते हैं, पहले देखते हैं अपनी हमारे पास एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है।
मेरे पास नोड मॉड्यूल बिल्कुल मेरे पास जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो गई है। और अब मैं इधर आके चेक करता हूँ, आना तो चाहिए यार, गलत तो नहीं दे दिया मैंने एप्लीकेशन वो। हाँ नहीं नहीं नहीं, इधर मेरे पास उसका हमारे पास, चलो मैं एक दफ़ा इसको हिट करके देखता हूँ, क्या पता वो तब आए। ये मेरे पास एप्लीकेशन है, तो यूजर्स नाम का तो कुछ है ही नहीं है, वो कहेगा नोट फाउंड। डेटाबेस किधर गया, ये देखो उसने कहा कि यूजर तो कुछ भी नहीं है। दोबारा से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स एंटर करता हूँ तो देखो राउट्स कॉलिंग सक्सेसफुली, और देखो सब्जेक्ट्स की एपीआई कॉल होगी 200 पे। समझ आ गई, सबको क्लियर है। अभी हमारे सिर्फ राउट तक काम चला है, सिर्फ राउट तक, क्योंकि हमने कंट्रोलर को राउट के साथ कनेक्ट नहीं किया अभी। ठीक है, जब तक कंट्रोलर राउट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, कंट्रोलर को राउट्स को नहीं पता चलेगा मेरे पास कौन सा कंट्रोलर है। और कंट्रोलर जब तक कॉल नहीं होगा उसके अंदर हमारा मॉडल कॉल नहीं हो सकता, इस वजह से मॉडल क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये देखो ये सब्जेक्ट्स हैं। अब इसका जो सेकंड पाथ होगा, ये जो फंक्शन बनाया हुआ है इसने, इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम अपना वो कंट्रोलर कॉल करेंगे। तो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट कंट्रोलर, ये है गेट ऑल सब्जेक्ट्स, हो गया कॉल। अब मेरे पास ना, अब मेरे पास जब ये कंट्रोलर कॉल होगा ना, तो देखना इसके अंदर ये भी चलेगा गेट ऑल सब्जेक्ट्स। चेक करें इसको, चेक देखो चल गया गेट ऑल सब्जेक्ट्स, मेरे पास कंट्रोलर कॉल हो गया मेरा स्टेप बाय स्टेप। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डाटा दूंगा और अब मेरे पास मॉडल में डाटा क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे पास मॉडल कौन कौन सा है, सब्जेक्ट है, जिसके अंदर मैं भेजूंगा नेम, लेवल, डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड डाटा ऑटोमेटिकली आ रही होगी। अब मैं ना इधर खुद ही डाटा बना लेता हूँ एक, मैं इधर लिखता हूँ कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू, कौन कौन सी चीज़ें, नेम, नेम क्या रखें सब्जेक्ट का, मैथ, और क्या था, लेवल, लेवल क्या रखें 8th, और डिस्क्रिप्शन, नेम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, और इधर मैं लिखता हूँ टेस्टिंग। ठीक है, और अब इधर आते हैं मेरे पास एसिंग और अवेट की बारी। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सबसे पहले एक्सप्रेस जनरेटर, फिर फ्लो पढ़ा कि फ्लो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, कि हम सबसे पहले स्कीमा क्रिएट करते हैं, फिर कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, फिर राउट्स क्रिएट करते हैं, फिर उसको कनेक्ट करते हैं एप्लीकेशन के साथ। तो सबसे पहले हमने राउट के मॉडल्स क्रिएट किए, फिर उसका कंट्रोलर बनाया, फिर उसको राउट्स के साथ कनेक्ट किया, राउट्स को कनेक्ट करके एप्लीकेशन के अंदर कॉल करवा दिया। ये हमारे पास है प्रोसेस बैकएंड का, ये रखा, देखो सारा एक अलाइन में चल रहा है। अब मेरे पास इधर आ जाता है क्रिएशन। तो इधर हमारे पास ना कोई भी वेट वाली कोई चीज़ नहीं थी कि मैं किसी चीज़ का वेट करूं, ऐसे ही है ना। तो अब मेरे पास एक वेट वाली चीज़ आई है जिसको कहते हैं डेटाबेस के अंदर क्रिएशन का टाइम। जो क्रिएशन का टाइम लगता है ना थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि डेटाबेस में गया डाटा, उसने डेटाबेस ने अपने आप को वेरीफाई किया कि डाटा ठीक था, और उसने जैसे रिटर्न किया तो उसने एक छोटा सा टाइम लिया, मिली सेकेंड्स का टाइम लिया ना। लेकिन हमारा सिस्टम तो नहीं रुकेगा ना, हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल कॉल कर देगी ना वन बाय वन, वो देखेगा कि भाईजान इसमें डाटा नहीं आया, वो नेक्स्ट पे मूव कर देगा फौरन। ठीक है, अगर अवेट नहीं ना, एसिंग और अवेट नहीं ना लगा होगा, तो क्या करेगा, वो एरर दे देगा, वो कहेगा कि भाईजान आपका कोई डाटा ही नहीं आ रहा, इसका प्रोमिस में गया हुआ, ये प्रॉमिस किया हुआ कि मैं डाटा दूंगा, लेकिन वो डाटा ले आता है, लेकिन लाइन हमारी नेक्स्ट मूव कर जाती होती है तब तक। अब एसिंग और अवेट क्या करता है, एसिंग हमारा फंक्शन बनता है, ठीक है, और अवेट उसके अंदर जहां जहां पे भी हमने रोड ब्लॉक लगाने होते हैं। रोड ब्लॉक का पता है सबको, कि जब आप लोग ने एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करते हो या कोई भी आप दराज वगैरह पे जाते हो, तो देखो इमेजेस रेंडर हो रही होती हैं, उसको कहते हैं लाइन ब्लॉक, रोड ब्लॉक एलिमेंट्स, जो इमेज रेंडर हो रही होती है, लेकिन बाकी चीज़ें तो चल रही होती है ना।
इमेज अपने एंड से वो रेंडर हो रही होती है, उसने प्रॉमिस किया होता है, प्रॉमिस करके जैसे रिस्पॉन्स आता है वो रेंडर करना शुरू कर देती है। तो सेम इसके अंदर भी इसको कहते हैं एसिंक अवेट। सिंक और एसिंक का पता है किसी को? सिंक्रोनाइज और एक एसिंक्रोनाइज क्या है मुझे बताओ, बताओ अगर टूटा फूटा बता बताओ। सिंपल सा मैंने बस समझा भी दिया है। देखो सिंक वाइज जो डाटा चलता है, सिंक यार जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं चीजें, कंटिन्यूसली चल रहा होता है, किसी भी चीज से रुकता नहीं है वो। जहां पे एरर आ जाता है वहां पे रोड ब्लॉक कर देता है वो, ठीक है, आगे लाइन मूव नहीं करता क्योंकि वो लिंक होता है ना एक दूसरे से। स्क्रीन ऑफ हो गई है। तो इसको कहते हैं एक सिंक स्क्रीन, जिसके अंदर सारी चीजें लिंक्ड हैं एक दूसरे के। मैं एक डॉक्टर के साथ गया, मैं इस वजह से इसकी ज्यादा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये रन टाइम पे चल रही होती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो सर मैं एक स्क्रीन ऑफ डॉक्टर, है, स्क्रीन ऑफ है। ओके ओके ओके, शो हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो? नहीं सर अभी नहीं हो रही। नो सर अभी अभी नहीं? नहीं हो रही। नहीं सर। वो तो पॉसिबल नहीं है, वैसे मैंने कर तो दी है। अब अब आई हो सर। रही है सर, अब हो। हाँ अब हो रही है, ठीक है स्क्रीन। जी सर। अच्छा, तो एक चीज डेड होने वाली है, बस एक सेकेंड। ठीक है, तो सिंक कहते हैं जो चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हों। जैसे कि मैं एक पेशेंट हूँ और एक डॉक्टर है और एक एडमिन है। ठीक, एडमिन कहता है कि डॉक्टर और पेशेंट की कंसल्टेशन ऐसी हो कि डॉक्टर भी और पेशेंट भी दोनों के पास हो, और उसके पास उसका पूरा एक्शन पर एरिया भी आ रहा हो, जिसके अंदर वो उसको कंसल्टेशन लिख रहा है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है, मेडिसिन वगैरह दे रहा है उसको, ठीक है, और साथ ही मैसेज एरिया भी हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, वीडियो कॉल, एक्शन एरिया और चैट, ये सारी चीज़ें, और डॉक्टर पेशेंट का कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से सिंक्ड हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई भी एक भी चीज़ में इशू आएगा ना, इसका मतलब है कि डॉक्टर और पेशेंट की कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है, वो सारा का सारा सिस्टम खराब होगा। इसी तरीके से एसिंग चीज़ देखते हैं, तो एसिंग चीज़ के अंदर क्या होता है, वही स्क्रीन, उसके अंदर ना चैट का आइकन लिखा होता है, जैसे मैं चैट पे क्लिक करता हूँ वो चैट की स्क्रीन पे मूव कर जाता है। ठीक है, होता क्या है कि वो हमारे पास पीछे कंसल्टेशन चल रही होती है लेकिन स्क्रीन चेंज हो जाती है हमारे पास, मतलब एक टैब न्यू टैब क्रिएट हो जाता है ना, जिसके अंदर हमारे पास वो चैट स्क्रीन रहती है, दूसरी टैब में हमारे पास कंसल्टेशन चल रही है। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने इमेज का बताया कि जैसे ही वो फर्ज करो मेरे पास 10 लाइनें हैं, उसमें ना 5वीं लाइन के ऊपर इमेज रेंडर हो रही है और बाकी आगे 6 3 4 लाइनों
अंदर कंटेंट रेंडर हो रहा है। तो मैंने ना, अगर मैंने इमेज को कहा कि आप ना वेट करो, जैसे ही आपका प्रोमिस रिजॉल्व होगा आपने इसको रेंडर करना है, तो इसको मैंने इसको एसिंक कर दिया। अब मेरे पास लाइन 1 रेंडर हुई, 2 3 4 5, जैसे ही वो 6 पे आया तो उसने देखा मेरे पास इमेज है, इधर प्रॉमिस हुआ हुआ कि भाईजान मैं ना जब तक ये इमेज मेरे पास बिल्कुल सही तरीके से इसका पाथ नहीं आ जाता मैं इसको रेंडर नहीं करूंगा। तो वो क्या करता है, उसके साथ प्रॉमिस करता है और नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, 7 8 9 लाइन को रेंडर कर देता है। जैसे ही वो 6 नंबर लाइन का प्रॉमिस रिजॉल्व होता है वो इमेज उधर रेंडर हो जाती है। समझ आई एसिंक की? एसिंक क्या करता है, लाइन पे जंप कर लेता है, बस सिंपल। रोड अगर ब्लॉक आया तो उसको जंप कर देता है वो। तो हम इसको क्या करते हैं, देखो अब ये हमारे पास कंट्रोलर ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास वो टैब बिल्कुल कंटिन्यूसली चली जा रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं ना आ रहा है इधर। ठीक है, ये है हमारे पास कंट्रोलर। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने एसिंक बनाया अपने फंक्शन को, अब इसके अंदर मैं वेट करवाऊंगा क्रिएशन का। तो मैं इधर करूँगा कॉन्स्ट, इधर मैं लिख दूंगा यूजर सब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू। न्यू का मतलब होता है न्यू इंस्टेंस क्रिएट होना। न्यू जब भी आता है तो ये एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करता है। इंस्टेंस का आइडिया है किसी को? इंस्टेंस का नहीं पता? रियल वर्ड में बताओ इंस्टेंस क्या होता है? आप लोगों ने सर्च करके आना है, लिख लो इसको अपने पास इंस्टेंस को। इंटरव्यू के जब इंटरव्यू होता है ना, जब आपका किसी भी थर्ड पार्टी या कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। इंस्टेंस मींस के कोई आपके पास एक न्यू, जैसे कि एक फर्ज करो एक मेरे पास पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक मैं न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कोई न्यू चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। चीज़ को कहते हैं सिंपल, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है एक एरे, ठीक है, और मैं एक नया वेरिएबल बना के न्यू एरे बना के लिखूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, एक न्यू एरे क्रिएट हो जाएगी जिसका पिछले के साथ कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इधर न्यू लिखूंगा और साथ ही मैं अपनी मोंगोडीबी का जो सब्जेक्ट है उसका मॉडल का नाम लिखूंगा। तो मॉडल का नाम क्या था, सब्जेक्ट स्कीमा, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्कीमा ये सही है, पक्की बात है, चलो अच्छा। तो मैं इधर आऊँगा, मैं लिखूँगा सब्जेक्ट स्कीमा और इसको मैं इंपोर्ट करूँगा मॉडल से। ये मेरे पास मॉडल आ गया। अब मैं करूँगा न्यू सब्जेक्ट स्कीमा डॉट क्रिएट नहीं आ रहा, एक सेकेंड, अभी इसमें कुछ गलती है। मैं लिखता हूँ हाउ टू सेट मॉडल नेम इन एक्सप्रेस यूजिंग मोंगोडीबी। ये देखो मैंने ना अपने मोंगोडीबी का ना नाम चेंज करने के लिए मैंने इसको सर्च किया। मैंने क्या सर्च किया, हाउ टू सेट मॉडल नेम इन एक्सप्रेस यूजिंग मोंगोडीबी। तो ये देखो उसने मुझे एक लाइन दे दी है जो कि क्या कर रही है, मोंगोस डॉट मॉडल उसका नाम रख रही है और आगे वो यूजर स्कीमा दे रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल, और मैं इधर आता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट और इधर मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट स्कीमा, और सब्जेक्ट को मैं क्या करवाऊंगा, एक्सपोर्ट करवा, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ इधर अपने कंट्रोलर में, तो इधर मैं करता हूँ सब्जेक्ट, और देखो सब्जेक्ट किधर से आ रहा है, मॉडल से, सब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और क्रिएट के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना ये डाटा प्रोवाइड कर दूँगा, बस, ठीक है। और इसके साथ मैं लगाऊंगा अवेट, ठीक है। अवेट मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि डेटाबेस के अंदर क्रिएशन का टाइम लगता है, मैंने अभी भी आगे समझाया आपको कि टाइम लगता है, वो टाइम का ये प्रॉमिस करेगा और जैसे ही रिजॉल्व करेगा हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर न्यू सब्जेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा और हम इसका जो है रिस्पॉन्स वो आगे शेयर कर देंगे। जैसे कि
रिस्पॉन्स किधर से आएगा हमारे पास, इधर से, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट क्या करूँगा, सेंड, आगे करूँगा 200 और आगे मैं कर दूंगा सब्जेक्ट। अब इसको चेक करते हैं। अच्छा वैसे एक बात देखो, हमने क्या किया, गेट ऑल सब्जेक्ट के अंदर ना क्रिएशन करवा दी है, गलत नहीं है, गलत है ना। गेट ऑल सब्जेक्ट्स, गेट का मतलब क्या होता है, रीड। तो इस तरह हमें गेट करना चाहिए था ना, तो हमें क्रिएट करवा दिया। चलो खैर है, हमारे पास डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। हम इसको दोबारा से रन करते हैं। चल क्यों नहीं रहा, वो कह रहा है कि न्यू subject dot create is not a constructor। तो ये देखो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो है यूज़र क्रिएट हो गया हुआ है। ये देखो सब्जेक्ट्स मेरे पास क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, 200 पे गई रिक्वेस्ट और मुझे उसने रिटर्न क्या कर दिया, नेम मैथ लेवल 8 डिस्क्रिप्शन टेस्टिंग आईडी अंडरस्कोर आईडी उसने डेटाबेस की क्रिएट करके मुझे दे दी और साथ क्रिएटेड ऐड रख के दे दिया। अब मैं अपनी डेटाबेस में चेक करता हूँ, अब तो आना चाहिए वैसे, ये आ गया CRUD 107 108 109। मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें सब्जेक्ट्स का एक टेबल है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो वो हमारे पास डाटा आ गया, मैथ 8 क्लास डिस्क्रिप्शन है टेस्टिंग, क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने अभी क्रिएशन का सारा काम किया था, मैं इसको करता हूँ रिमूव और इधर मैं गेट का काम करता हूँ, कॉन्स्ट सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू अवेट सब्जेक्ट्स डॉट फाइंड। तो ये लो, अब ये मेरे पास गेट की एपीआई कॉल होगी, वो देखो अब एरे बन गई है, वो देख रहे हो ना, साइडों पे एरे आ गई है ना, वो एरे आ गई और मेरे पास ये देखो सारा का एक ऑब्जेक्ट इसमें डाटा एंटर हो गया हुआ है। अगर मैं डाटाबेस में जाके इसको डिलीट कर दूंगा ना, इधर अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, फर्ज करो ये मैं डिलीट कर दिया, अब मैं दोबारा एपीआई करता हूँ तो वो देखो एम्प्टी उसने कर दिया, समझ आई। हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो गया जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले एक मॉडल किसके साथ कनेक्ट हुआ, कंट्रोलर किसके साथ कनेक्ट हुए, राउट्स, और राउट्स किसके साथ कनेक्ट हुआ, ऐप। ऐसे ही जब मैं इसे कॉल करता हूँ ना तो होता क्या है, सबसे पहले ऐप, फिर राउट्स, फिर कंट्रोलर और फिर स्कीमा मॉडल्स। अब देखो आप लोग क्या इस तरीके से बना नहीं सकते चीज़ें, कंट्रोलर बनाओगे, पहले सबसे पहले मैंने मॉडल्स बना लिए, सारे मॉडल्स बना लो, फिर सारे कंट्रोलर्स बना लो, फिर सारे राउट्स बना लो और फिर उसको सबको एक एक दफ़ा करके एप्लीकेशन के अंदर उसको रन कर लो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि एक एक करके बैकएंड पे बनाना, सबसे पहले सब्जेक्ट का एक बनाना मॉडल, सब्जेक्ट का ही कंट्रोलर, सब्जेक्ट का ही राउट्स और सब्जेक्ट को ही कॉल करवाना, फिर उसको टोटली चेक करना रन करके कि ये चल रहा है। ऐसा ना हो कि आप 8 उसके फोल्डर बना लो, फाइलें, और आपको पता ही ना चल रहा हो एरर किधर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो अभी इसके अंदर कोई मिडल वेयर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सीन है अगर आप फ्लो समझ लो तो। कॉलिंग के दौरान सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर उसके बाद राउट्स, कंट्रोलर और मॉडल, क्रिएशन के दरमियान मॉडल, कंट्रोलर, राउट और ऐप, ये है फ्लो बस। जिसको ये समझ आ गई ना, ये 3-4 चीज़ें जो ये फ्लो है, वो सर्च करके भी इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, मुझे ये याद होगा कि ये मॉडल कैसे क्रिएट होता है, इसके अंदर ये स्कीमा डॉट न्यू ऐसे करना होता है, ये मुझे आपको लगता है मुझे याद होगा, मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे पता है कि एक एक लाइन क्या कर रही है, एक एक वर्ड क्या कर रहा है इसके अंदर।
याद आप लोग इतना कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, हजारों कॉन्सेप्ट के, ये काम ना इस कॉन्सेप्ट से होता है, ठीक है, लेकिन कोड को याद नहीं कर सकते, ना ही मैथ को याद करने वाली चीज़ है। लेकिन मिनिमम आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल, ये देखो अब मैं कंट्रोलर में गया तो कंट्रोलर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट्स डॉट फाइंड, मतलब कि उसने क्या किया, सब्जेक्ट के टेबल में गया, फाइंड का काम क्या है, सारा का सारा डाटा गेट करके ले आना, ठीक है। ये देखो, क्रिएट अ फाइंड क्यूरी गेट अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट मैच्ड, मतलब कि हमने इसके अंदर फाइंड दिया, फाइंड क्या करता है, गेट करता है सारी की सारी लिस्ट को, ठीक है। क्रिएट क्या करता है, क्रिएशन करता है। इसी तरीके से हमारे पास फाइंड एंड अपडेट भी होता है, फाइंड बाय आईडी, फाइंड एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, देख रहे हो ना फंक्शन हमारे पास, फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड एंड वन एंड रिप्लेस, फाइंड वन एंड अपडेट, ठीक है। ये हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, ये नाम से जाहिर हो रहा है। फाइंड क्या करेगा, सारे के सारे लिस्ट गेट करेगा। फाइंड बाय आईडी क्या करेगा, आईडी की बेस पे एक एलिमेंट गेट करके देगा। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, आईडी के थ्रू फाइंड करेगा और फिर इसको डिलीट कर देगा। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और उसको अपडेट कर देगा। फाइंड वन, किसी एक को फाइंड करना है, किसी भी तरीके से फाइंड कर सकता है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, किसी भी बेस पे। लेकिन फाइंड बाय आईडी क्या करेगा, आईडी की बेस पे। फाइंड वन एंड अपडेट, कोई भी एक फाइंड किया और उसको डिलीट कर दिया, जैसे ईमेल की बेस पे फाइंड कर लो, किसी भी बेस पे फाइंड कर लो। फाइंड वन एंड अपडेट, सिंपल है, बस यही है बैक एंड के अंदर। और ये फ्रंट एंड साइड पे जो आप कर रहे होते हैं ना, पहले आईडी फाइंड की, उसको अपडेट करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं, डाटा भेजो, आईडी भेजो, ये खुद ही सारा कुछ करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसके अंदर इसको ना फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करना है हमने, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके सारे के सारे ना बैक एंड की ये कंट्रोलर्स और मॉडल्स और ये सारी चीज़ें बना के लानी है। फिर हम इसको ना बैक एंड के साथ ज्वाइंस करेंगे कि सब्जेक्ट कैसे ज्वाइन होता है, स्टूडेंट कैसे ज्वाइन होता है टीचर के साथ, टीचर कैसे ज्वाइन होता है लेक्चर्स के साथ, लेक्चर्स कैसे ज्वाइन होते हैं एग्जाम्स के साथ, रेफरेंस बनाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, देखो अगर आप लोग मुझे ये मेरे से क्वेश्चन करोगे ना कि सर ये जो है फंक्शन एक्सपोर्ट कैसे हुआ, सर ये जो है वो फोल्डर कैसे क्रिएट हुआ, तो ये मेरे ख्याल से गलत क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन ये होने चाहिए कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ठीक है। खुद से सर्चिंग करना सीखो। जब आपने सॉफ्टवेयर हाउस या कहीं पे भी जॉब करने जाना है तो कोई भी आपको नहीं बताएगा, आप अच्छा उधर से अपना लैपटॉप उठा के किसी और के पास जाओगे, अच्छे लगोगे नहीं ना। तो बजाय ये कि आप किसी के पास जाओ, आपके पास लोग हैं, देखो आपके पास पता क्या होना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सही बताऊं तो ना, जब टीम और जब चीज़ें आती हैं ना, तो टीम पता क्या कर रही होती है, वो ना एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे होते हैं, उनका दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि ये इससे आगे क्यों नहीं जा रहा, मेरा सारा काम सही है, ये क्यों नहीं चल रहा। वो पता किसको ब्लेम कर रहे होते हैं, मशीन को। लैपटॉप को रीस्टार्ट करके देखेंगे, पता नहीं क्या क्या करके देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ट्रैक नहीं, जब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं ना होगा तो आप ना तो डीबग कर सकते हो, ना प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा ना कि पहले कौन चलता है, फिर दूसरे नंबर पे कौन चलता है, फिर तीसरे नंबर पे कौन चलता है, फिर चौथे नंबर पे कौन चलता है, फिर आप वन बाय वन करके सबको ड्रैग करके आप प्रॉब्लम को आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन अगर आपको स्टेप्स ही नहीं पता ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? बहुत मुश्किल पता लगेगा। ठीक है, तो अपने आप को बस आप लोगों ने इतना काबिल करना है कि उधर बैठे हो और आपके पास लोग आए प्रॉब्लम सॉल्व करवाने। ठीक है ना? जावास्क्रिप्ट हम अगर मॉडिफाई करते हैं फॉर एग्जांपल उसमें अगर हमें की नाम की एम्प्लॉय डॉट की से जब हम उसको रन करेंगे तो की भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर किसी के पास जाए तो कोई यूजर ने कि कोई जो है उसको ऐड उसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन या एडिशन ना कर सके, तो उसके लिए फिर हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड में या बैक एंड में, क्योंकि बैक एंड में ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। देखो ये ना रिस्ट्रिक्शन, ये किसी यूजर एंड यूजर के पास ये वो नहीं होती परमिशन। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इसमें मजीद मॉडिफिकेशन ना करें, हम एक तरह से इसको स्टॉप कर देंगे। अगर हम ऐड करने की कोशिश करें तो हम एक मैसेज करते हैं कि उसको रिस्ट्रिक्टेड या इस तरह की चीज़। तो फिर वो ना, देखो अब ये डिपेंड करता है, आप ऐसा करो कांस्टेंट वेरिएबल बना दो। कांस्टेंट वेरिएबल बना दो तो वो तो अपडेट ही नहीं होगा। वो कहेगा कि भाईजान आपकी वैल्यूज अपडेट नहीं हो सकती, पहले इसको जाके लेट करो, प्रॉब्लम सॉल्व। कांस्टेंट वेरिएबल आपके वेरिएबल को अपडेट करने, ऐड ही नहीं करने देगा की। देखो ये ना अभी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये आपके एंड पे है कि आपने ऐड करवाना है या नहीं करवाना। ये आपके ऊपर है कि आपने कितनी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि नेम जो है वो, अगर नेम आ रहा है तो इसको अपडेट ही ना करो। अगर फ़र्ज़ करो ईमेल आ रही है, इसको अपडेट ही ना करो। समझ रहे हो ना? अगर मेरे पास फ़र्ज़ करो फ़ोन नंबर आ रहा है तो उस केस में इसको अपडेट कर दो, तो कंडीशंस लगेंगी। इफ़ अगर ईमेल है तो एग्जिस्ट नॉट अपडेट, इफ़ अगर फ़ोन नंबर तो इसको प्रोक्सी का जो है ना सीन, प्रोक्सी का सीन डिफरेंट होता है इन चीज़ों से। प्रोक्सी वाला सीन आता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये चीज़ों से रिलेटेड आता है। वो प्रॉक्सी से करके भी कम कर सकते हैं, प्रॉक्सी लगाते हैं अगर उसके अंदर भी एल्स वाला इफ वाला कंडीशन यूज करते हाँ हैं हाँ, तो उसके अंदर फिर मैसेज पास कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपके पास अगर आपके फ्रंट एंड और बैक एंड की वैलिडेशन अच्छी लगी हुई है ना, इसके लिए ना एक यूज़ होती है थर्ड पार्टी जिसको कहते हैं जोए। अब जोए क्या करता है, जोए आपके ना डाटा मतलब आपके राउट्स पे आने से पहले ना, चीज़ों को जब आपका राउट लिंक होता है ना उसके फ़ौरन बाद वो जोए चल जाता है। जोए क्या करता है, वैलिडेशन होती है, जैसे फ्रंट एंड साइड पर वैलिडेशन लगाते हैं ना, मैंडी की रूल्स लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जोए लगता है। जोए चेक कर लेता है कि भाईजान ये चीज़ें अगर हैं तो इसको पास करो, अगर ये चीज़ों में से एक भी चीज़ के वो कमी आ रही है ना तो उसको भी फारिग कर दो। जोए करता है वो काम, प्रॉक्सी वाला काम। है किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कल मैंने मतलब क्लास में ज्वाइन की, ऑफिस में आ रहा हूँ मैं। हम्म, सर मुझे ना ये पोस्टमैन का बारे में बताइए का, पोस्टमैन का सिर्फ काम है इसको कॉल करवाना ही होता है? पोस्टमैन का काम क्या? पीआई को सिर्फ कॉल कराने का ही काम होता है या इसके अलावा भी है? पोस्टमैन का काम, अच्छा सब सुन लो। पोस्टमैन जो है ना आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रन करके देख सकता है। जो बैकएंड डेवलपर है ना, बैकएंड डेवलपर अपनी सारी टेस्टिंग पोस्टमैन पे कर सकता है। ठीक है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं ना कि भैया मेरे पास पोस्टमैन पे एक चीज़ चल रही है, तो फ्रंट एंड वाला बैकएंड वाले का वहाँ पे काम खत्म है। उसने एपीआई बना के दे दी कि मेरी एपीआई चल रही है, इसमें ये डाटा भेजो, चल जाएगी। फ्रंट एंड वाला अगर कह रहे हैं ना कि नहीं चल रही, तो इसमें फ्रंट एंड वाले की गलती है। पोस्टमैन बड़ी काम की चीज़ है, इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स टेस्ट होते हैं। इसमें रेफरेंस भी बनते हैं, पहले ये कॉल हो जाए एपीआई, फिर वो ऑटोमेटिकली उसके वेरिएबल्स अपडेट हो जाए। ये बड़ा एडवांस है पोस्टमैन, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है इतना एडवांस यूज़ करने की। आपको सिंपल यही है कि एपीआई कॉल चेक करो और चेक करके इसको अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे लगाओ। ई कॉमर्स मार्केट के लिए तो
चाहिए होगी ना, यूज होती है ना। आपकी बात बड़ी कट रही है। मैंने कहा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए तो ये लाजमी यूज होती है ना। बिल्कुल। ठीक है। और सर ये मोंगो डीबी जो है, ये आपने कल स्टार्ट किया? मोंगोडीबी हमने आज ही मैंने बताया सबको कि मोंगोडीबी इस तरीके से क्लस्टर क्रिएट करना है, उसका लिंक कॉपी करके आप कनेक्ट कर लो अपनी एप्लीकेशन के साथ। सर ठीक है, इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन है। मैंने ना चैट में भेजा स्क्रीनशॉट आपको। मैंने ना कोड किया है इसके ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, ऑर्डर नोटिफिकेशन का। जब मैं इसे ट्रांसलेशन इसकी जर्मन में मैं ऐड करूँ ना, तो ये सिंटैक्स एरर है। अच्छा जी, ये तो गिफ्ट कार्ड लाइन इज इक्वल टू लाइन आइटम वेयर ये तो आपका ऑब्जेक्ट है ना, मुझे बताओ इसमें वो किधर है, एरर किधर आ रहा है आपका? जब इसको सेव करता हूँ ना, तो ये सिंटैक्स एरर का इशू शो करता है। मैंने इसके अलावा शॉपिफाई के स्पोर्ट से भी बात की है। वो कहते हैं कि अभी हम इसको ना देखें, हमने डेवलपर को आगे दिया हुआ है। हालांकि ये वाला जो मेरे पास शॉपिफाई का पेड वर्जन है, वो शॉपिफाई प्लस है, जिसकी $2400 पर मंथ चार्जेस है। जो हम जो है ना, ये 1 नवंबर को लॉन्च करने जा रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे ऑफिस का। और ये जो है, ये ना यूएसए की कंपनी है ट्रैक ग्रुप, उनसे डेवलप करवाई है साइट mobiles.ru। तो अब मुझे थोड़ा सा इसमें गाइड दीजिएगा कि ये उनका ही काम होगा कि नोटिफिकेशन वगैरह हम सेट करें, या बेसिकली मेरा होगा? क्योंकि मेरा वहाँ पे ना मुझे हायरिंग की थी वर्डप्रेस और शॉपिफाई के लिए। देखो इसके अंदर ना सबसे पहले बात तो मेरी सुनो, इसके अंदर ना इन्होंने यूज की हुई है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने इसको रिजॉल्व करना है तो आपको वो आनी चाहिए। ये देखो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का लाइन आइटम और वेयर के आगे गिफ्ट्स को फाइंड कर रहे हैं, देख रहे हो ना ये चीज़ें, ये देखो वेयर वगैरह और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो क्या है, आपके पास एक एसक्यूएल है, आपको एसक्यूएल का समझ आना चाहिए, फिर आप ये इस तरह के एरर्स को अभी तो मुझे इसकी सही समझ भी नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का एरर है, ये एरर भी है या नहीं है। सर ये है ना, यहाँ पे ये देखें, ये हाई कस्टमर फर्स्ट नेम, और जहाँ पे लिखा है वो फाइल, इसी को ना मैंने टेक्स्ट को जर्मन में यहाँ पे शिफ्ट किया। तो यहाँ पे ना सिंटैक्स साइड देते जब मैं इसको सेव करता हूँ। सिंटैक्स एरर अगर आ रहा है ना, तो इसके अंदर पता क्या होगा, कोई ना कोई आपका वेरी इज इक्वल का साइन, या फिर कोई आपके पास कोई क्वार्ट्स का इशू होगा, या फिर ये ना अगर सिंटैक्स का एरर आ रहा है ना, अपना कोड वो दो जीपीटी को, उसको वो सिंटैक्स एरर है इसको फिक्स कर दो, वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे वो कॉमा वगैरह का इशू होगा ना, वो उसको सॉल्व करके वापस दे देगा आपको। तो बनिए में भी यूज की, लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। इवन शॉपिफाई की जो सपोर्ट है, उनको भी मैंने वो कोड दिया है, तो वो उन्होंने भी मुझे वीक लगा दिया अभी तक, इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना होती हो, ये तो अभी मुझे पता नहीं है, आपने बस एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, मुझे पता भी नहीं है क्या चीज़ है। मैं कोड आपको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप कर दूँ सर आपको कोड में? हाँ कर दो। अच्छा अटेंडेंस मार्क कर लो यार, मैं भूल गया।